पैसा के पेज को लेकर किसी को पसंद आ रहा है, किसी को पसंद नहीं आ रहा है। आपको पसंद आ रहा है कि इस सरकार ने एक नियमावली बना दिया। इन्होंने एक प्रयास किया। मतलब आपको भी डाउट है क्या कि हेमंत सोरेन ने ईसाई समुदाय को खुश करने के लिए कुछ इसमें छेड़छाड़ किया? हम अगर इससे अलग विचार रखते हैं तो अपनी बात को कहने का हमको अधिकार है। सर, आपके एक प्रिय मित्र है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भाजपा के दफ्तर में बैठकर। भाजपा के भी कहने का जो तरीका है उस तरीका में प्रावधान का विरोध कम और हेमंत सोरेन का विरोध अधिक दिखाई पड़ता है। हाय तौबा तो सर महागठबंधन में भी मच रही है, तो क्या महागठबंधन में भी कुछ खटपट है क्या इसको लेकर? ये दोनों को हम वैधानिक तराजू पर तोलेंगे तभी आएगा ना कौन सही है कौन सही नहीं है। आदिवासी समाज के भी अन्य नेता जो विरोध कर रहे हैं वो अपने आप को एस्टैब्लिश करने की राजनीति हो रही है कि मैं बड़ा आदिवासी नेता। आज के नेता कहेंगे कि नहीं हमारे बल पर हम आ गए या उनको ला दीजिए, तो इससे आदिवासी समूह नजदीक आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपसे कहा जाएगा तो आप क्या गुरुजी को भारत रत्न के योग्य थे ना? गुरुजी मिलना चाहिए। और भारत रत्न ऐसा नहीं है कि शिबू सोरेन का व्यक्तित्व उससे बड़ा हो जाएगा। वो पीपी भैया थे ना, कछुआ उछुआ रखते थे, उनके यहाँ 47 ये सब मिला था, तो फिर एक्टिव हो गए हैं वो। हमसे मिले हैं, 2 बार हमारी भेंट है उनसे। तो उन्होंने कहा कि जैसी भूमिका ये झारखंड की सरकार में अदा कर रहे हैं वैसी ही भूमिका ये बिहार की सरकार में अदा करना चाहते हैं। शुरू से आप अक्खड़ जिद्दी रहे, अभी तक हैं कि अब थोड़ा बदल गए? कि जब आदमी काम करता है तो उससे गलतियां हो सकती हैं, आप उसमें सुधार दीजिए, भ्रष्टाचार की भ्रूण हत्या हो जाएगी। जब बीजेपी वाले लोग को भ्रष्टाचार पूछना था तो आपको पकड़ा था, पहले पत्रकार थे। पशुपालन विभाग में बजट है 45 करोड़, खर्च हो गया 60। अगली बार फिर बजट आ रहा है 50 करोड़ का, 60 करोड़ खर्च हुआ तो हमको 60 करोड़ का बजट देना चाहिए था। पिछली बार तो इन लोगों ने जेल भेज के हेमंत जी को एक राजनीतिक वरदान दिया, तो अब हेमंत सोरेन हेमंत जी के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगा सकते थे, मन उनको नहीं लगा, इसलिए लगाए। कुछ तो लगाते तो आरोप इनकी सरकार तक भी जाते। मतलब हेमंत की घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसलिए नहीं की कि वो पाप पुराने थे। अफरा तफरी में लगता था लोगों के हेमंत जेल चले जाएंगे तो इनके समर्थक इनसे दूर हुए। मैच्योरिटी लेवल ऑफ सीएम हेमंत सोरेन, उनके निर्णय सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं ये अलग बात है, मगर परिपक्वता हेमंत सोरेन जी की बढ़ी है। ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ है। गए हैं सरेंडर करने, अमित शाह जी के दरबार में बैठे थे, मैडम गई थी। और मीडिया में कोई एक ग्रुप कुछ चला देता है तो अगला ग्रुप ही सोचता है कि उनके साथ के जो मिनिस्टर लोग हैं उनकी जो इमैच्योरिटी होती है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ फुरकान बाबू के पुत्र जो हमारे ऊपर मुकदमा भी किए थे, वो 3 लाख रुपया बांट रहे थे। हम तो वह उनको कहते हैं कि 100 माफ है इनका। क्या हेमंत सोरेन के जमाने में भी सुपर सीएम बनना चाह रहे हैं क्या? सरकार के सभी विभागों के जो प्रभारी मंत्री हैं उन पर थोड़ी नकेल कसनी चाहिए। तो क्या कमोबेश आपको नहीं लग रहा है हेमंत सोरेन भी नवीन पटनायक की राह पे अग्रसर है? मतलब अग्रसर होना चाहिए इनको, मगर उस राह पर अग्रसर नहीं है। चर्चा तो ये होती है कि ब्यूरोक्रेट सबसे ज्यादा सरयू राय से डरते हैं। उम्र बढ़ती है ना तो थोड़ा अंतर पड़ता है ना। कि आप दोस्ती भी निभाते हैं जम के और वही उल्टा वाला भी जम के निभाते हैं, तो वो सब छोड़ दिए क्या भय याद? दुश्मनी ठान लेता है तो आदमी पीछे हटे, ये स्वभाव में नहीं है। अच्छा, दोस्त के बारे में कोई उटपटांग बातें करता है तो आपको बुरा लगता है? कहीं धुआं होता है तो आग रहती ही रहती है। मतलब तबीयत उनकी गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ इस सीमा तक नहीं है जिस सीमा तक प्रस्तुत किया जाता है। जी, आपके भतीजे निशांत को राजनीति में लाने की बात हो रही, सरयू चाचा क्या कहेंगे? इसकी पहल निशांत को ही करनी चाहिए। कोई नीतीश कुमार थाली में रखकर तो नहीं लाएंगे उनको। क्या क्या खबर चलाने लगा था लोग कि फलाना मंत्री अपना बेटी का ब्याह करा रही करे, सब चाचा को सब खबर आता है? मगर उम्र है, शादी विवाह करा देना चाहिए, कर लेना चाहिए। निशांत कुमार नहीं आते तो जदयू का क्या होगा नीतीश बाबू के बाद? कठिन सवाल है। नगर निकाय में भी आपकी राजनीतिक चतुराई दिखेगी? कि मैं ये नहीं कहूंगा कि लोग किसको वोट दें, लोग जिसको सही समझेंगे उसको वोट देंगे, मगर मैं जरूर कह सकता हूं कि कैसे लोगों को वोट नहीं दें। लोकतंत्र मूल्यों से चलता है।
और जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, हम पाकिस्तान अफगानिस्तान क्यों नहीं बने? क्योंकि हमने मूल्यों का संपोषण किया। और मूल्यों का संपोषण होता कैसे? मूल्यों का संपोषण होता है हमारे राजनीतिक पुरोधाओं के बोते। और अविभाजित बिहार के समय से लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सचेत रहे एक ऐसी शख्सियत जिन्हें लोग पत्रकार के तौर पर भी जानते हैं और एक राजनीतिज्ञ के रूप में भी उन्होंने बहुत शोहरत पाई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक, जदयू के विधायक सरयू राय जी की। आज बेबाक मुलाकात में मैं सरयू राय जी से सूबे झारखंड की सियासत, बिहार की सियासत समेत देश दुनिया की सियासत पर कई सवाल पूछूंगा, क्योंकि उनकी बेबाक जवाब अभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों का संपोषण करते हैं। जोहार, नमस्कार, मैं कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं आपका शो बेबाक मुलाकात लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहली बात, आपके झारखंड में बड़े दिनों से बात हो रही थी पैसा 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 के पेज को लेकर, किसी को पसंद आ रहा है, किसी को पसंद नहीं आ रहा है। आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, मेरे लिए इसमें पसंद नापसंद की बात नहीं है। एक कानून बना 1996 में, उस कानून को हम कैसे लागू करेंगे इसके लिए नियमावली बननी थी। बहुत दिनों तक नहीं बनी। इस सरकार ने एक नियमावली बना दिया, इन्होंने एक प्रयास किया, तो इसके लिए इनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि इन्होंने एक नियमावली बना दिया। अब उस नियमावली के कुछ प्रावधानों से कई लोग मतांतर रख सकते हैं, मुझे भी कुछ लगता है। अब जो नियमावली बनती है वो अधिनियम की मूल भावना से अलग नहीं बन सकती, क्योंकि अधिनियम को ही लागू करना है, तो उसके मूल भावना से अलग होंगे तो आप अलग एक अधिनियम ही बन जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि इसके कुछ जो सेक्शन हैं इस कानून के पेशा में, वो मूल अधिनियम की भावना से अलग है। संक्षेप में कहा जाए तो उसका विरोध हो रहा है, तो विरोध करने का, असहमति जताने का अधिकार सबको है। इस सरकार ने पेशा अधिनियम बना दिया। अब पेशा के बारे भी जिस तरह से मीडिया में लोगों के बीच में एक भावना पैदा की गई है कि कोई बहुत बड़ी चीज सामने आ रही है। ये जो बड़ी चीज आने वाली थी वो तो 1996 में ही आ गई थी, या 1994 में जब संविधान का 73वां संशोधन हुआ था उस समय ही आ गई थी। जब हमने पंचायती राज अख्तियार किया तो पंचायती राज अधिनियम को हम जो अधिसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया है, उसमें कैसे लागू करने, इतना ही पेशा है। झारखंड में दो तरह के क्षेत्र हैं, एक है जो अधिसूचित है और एक गैर अधिसूचित है, क्योंकि राज्य 5वीं अनुसूची में है संविधान के। तो जो शेड्यूल एरिया है उसमें पंचायती राज को हम कैसे लागू करेंगे, इसके लिए अधिनियम बनी 1996 में। उसी अधिनियम की नियमावली बनी है। ये नियमावली सरकार, वर्तमान सरकार की इस अवधारणा पर आधारित है कि वे पंचायती राज को शेड्यूल एरिया में कैसे लागू करें। तो कोई दूसरा है, कोई दल है, कोई व्यक्ति है, उसको इस सरकार की अवधारणा से मतभेद हो सकता है, और मतभेद जायज नहीं है, तो मतभेद को रखा जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा हो गया है जिससे पूरे झारखंड में ही एक अलग स्थिति बन जाएगी, उस तरह की बात नहीं। जब राजनीतिक बात करते हैं, 28 एसटी रिजर्व सीटों में से अधिकांश पर हेमंत सोरेन को जय जय मिली, उनके साथ महागठबंधन के दल के उनके सहयोगी भी जीते, तो क्या पेशा लागू करने के बाद उनकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी? देखिए, सीट के हिसाब से इससे ज्यादा तो पकड़ मजबूत नहीं हो सकती जी, बहुत होगा तो एक सीट जो बची रही वो भी आ सकती है। पेशा इसलिए कोई इसका राजनीतिक फलाफल इस रूप में नहीं हुआ कि हेमंत सोरेन जी की पकड़ मजबूत हो जाए। अब एक इसका जो अधिनियम है, अधिनियम का जो एक धारा है, एक नियम है
कि परंपराएं, रूढ़ियां जो आदिवासी लोगों की है उसको मान्यता दी जाएगी, उसको सुदृढ़ किया जाएगा। अब वो सुदृढ़ होगा तो कैसे होगा, इस पर ही मतभेद एक बड़े सेक्शन को है। भारतीय जनता पार्टी आरंभ से ही इस मत की रही है कि आदिवासियों में जिन्होंने आदिवासियत छोड़ दिया है, कोई दूसरा धर्म अपना लिया है, उनको सारी सुविधाओं से अलग करना चाहिए जो मिल रही है। पेशा के चलते डीलिस्टिंग वाली जो बात है वो जोर पकड़ेगी क्या सियासत के? की मांग जोर पकड़ेगी और अगर बहुत बढ़िया से प्रचार होगा जी, और आदिवासी जनता को या झारखंड की जनता को ये न लगे कि केवल राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए बात विरोध में उठाई जा रही है, तब डिलिस्टिंग की बात जोर पकड़ेगी इससे। क्योंकि देखिए, जो लोग कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन बन गए हैं, उनकी आबादी पूरे आदिवासी आबादी की 10% से अधिक नहीं है, कम ही है। मगर चूंकि आलम से शिक्षा उनके भीतर में रही है, वही ऊंची पढ़ाई किया उन्होंने, तो नौकरियों में वे अधिक है। यह बात से सालती है बाकी लोगों को, तो ये बात फिर उठ सकती है लोगों के बीच में कि भाई कम जनसंख्या होते हुए भी जबकि इन्होंने हमारे परंपरा को, रूढ़ियों को अलविदा कर दिया है, फिर भी ये हमारा हक ले रहे। मतलब आपको भी डाउट है क्या कि हेमंत सोरेन ने ईसाई समुदाय को खुश करने के लिए कुछ इसमें छेड़छाड़ किया? नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगा, छेड़छाड़ की बात नहीं है। मैं यही कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी की सरकार में जो लोग हैं या खुद हेमंत सोरेन जी हैं, इनकी जो समझदारी है उसके अनुसार उन्होंने अधिनियम की नियमावली बना दिया। हम अगर इससे अलग विचार रखते हैं तो अपनी बात को कहने का हमको अधिकार है। सर, आपके एक प्रिय मित्र है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भाजपा के दफ्तर में बैठकर, उन्होंने कहा ये तो जानबूझ के ईसाइयों को खुश करने के लिए हेमंत सोरेन ने छेड़छाड़ की है, रूढ़िवादी प्रथा खत्म की है। तो मित्र की बात से कहीं आप नहीं, वो बात नहीं है। जो विरोध करने वाले हैं, प्रश्न आता है कि हम हेमंत सोरेन का विरोध कर रहे हैं या पेशा की नियमावली का विरोध कर रहे हैं। ये थोड़ा अंतर झारखंड की राजनीति में हो जाए तो जो विरोध है वो विरोध तात्विक हो जाएगा, व्यक्तिगत नहीं हो जाएगा। इसमें हेमंत सोरेन का विरोध ज्यादा चलता है। जो भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते जा रही है वो ये भारतीय जनता पार्टी है जो भी विरोध जी। मेरा कहना है कि हम पेशा का विरोध, पेशा के इस प्रावधान का विरोध करें। और मैं ही कहता हूँ हेमंत सोरेन को भी लग जाएगा कि नहीं, उनसे कोई त्रुटि हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि वो परहेज करेंगे इस पर सुधार करने में। नियमावली में तो हमेशा ही सुधार की गुंजाइश है। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो सदा सदा के लिए बन गया ये। अच्छा, पेशा नियमावली को उन्होंने कैबिनेट से मंजूर करा के 25 साल बाद ही सही करवा दिया, तो इसके लिए आप पीठ थपथपाएंगे? नहीं, मैं तो इसके लिए प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने एक नियमावली बना दिया, जैसा उन्होंने समझा वैसा बना दिया। अगर ये अधिनियम के विरुद्ध है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। फिर इतनी हाय तौबा क्यों मचानी? हाय तौबा तो सर महागठबंधन में भी मच रही है। अब इनको छोड़ दीजिए, निशा भगत और बाकी लोगों का मैं जिक्र नहीं करूंगा। अब होता नहीं कि उनसे प्रोजेक्टेड है, उस पर हम लोग चर्चा ना करें, लेकिन अब रामेश्वर उरांव जी महागठबंधन के सीनियर विधायक हैं, मंत्री रहे, वो भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या महागठबंधन में कुछ खटपट है क्या इसको लेकर? आपको लगता है कि जो समझदारी है रामेश्वर उरांव जी की, उस समझदारी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। यही मैं कहता हूँ कि पेशा अधिनियम के कुछ जो प्रावधान हैं उनके बारे में सरकार ने एक सामूहिक समझदारी बनाई है। उस सरकार में ही कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी अपनी समझदारी है। ये तो दल के भीतर या गठबंधन के भीतर बात करके तय हो जानी चाहिए। अगर समझदारी में अंतर बना ही जाता है तो अवगत करते हैं रामेश्वर उरांव जी, ये दोनों को हम वैधानिक तराजू पर तोड़ लेंगे तभी आएगा ना कौन सही है कौन सही नहीं है। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। रामेश्वर उरांव जी भी सही हैं
और इन्होंने समझदारी पूर्वक बनाया है तो इनको भी कहा जाएगा। मगर ये यही कर कि जो दो विचार हैं, एक एक नियम के बारे में दो विचार है, दो अवधारणाएं हैं, ये तो पब्लिक डिबेट का विषय बने हो और जनता में जिसकी स्वीकार्यता होगी वही सही माना जाएगा। नहीं, आपका अंदाज हमेशा अलग रहा है। आपने हमेशा मतलब पक्ष में रहे हो, विपक्ष में रहे हो, आप खरी बातें करते हैं। आप पिछली बार हमारे साथ बैठे थे, आपने कहा था हेमंत समझदार दिख रहे हैं, मुझे उनमें संभावना दिख रही है। तो वो संभावनाएं अब फलितार्थ दिख रही है साल भर नहीं, में? मुझे हेमंत सोरेन जी में आज भी संभावनाएं दिख रही हैं और इस संभावनाएं फलेगी तभी जब हेमंत सोरेन कोई कदम रखते हैं और उस कदम के बारे में सुझाव आते हैं, उसका कहीं विरोध होता है तो उसको वो सदाशयता के साथ ग्रहण करें और आत्मालोचना करें। आज भी अगर रामेश्वर उरांव जी कर रहे हैं या भाजपा कर रही है तो इसको केवल विरोध के लिए विरोध नहीं मानकर ये माने कि ये अवधारणा है जो हमसे अलग है, तो हम जरा आत्मालोचना करें, इसकी भी बात करें और उसके आधार पर निर्णय लें। तभी हम लोगों की जो भी उनसे संभावनाएं हैं वो फलितार्थ हो सकती हैं। और इतनी उदारता जब तक लोकतंत्र में नहीं रहेगी तब तक हम विरोधी को दुश्मन मान लेंगे, उसको हम आलोचक या सुधार करने वाला नहीं मानेंगे। इसलिए हेमंत सोरेन जी को उस बात को गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए जो रामेश्वर उरांव जी कर रहे हैं या जो भाजपा के लोग कर रहे हैं। भाजपा के भी कहने का जो तरीका है उस तरीका में प्रावधान का विरोध कम और हेमंत सोरेन का विरोध अधिक दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये प्रतिद्वंदी हैं। तो प्रतिद्वंदी जब तक समर्थक है युको तब तक वो शासक हैं हमारे। अब इसमें हेमंत सोरेन की ओर ध्यान देने के बदले में जनता की ओर ध्यान देना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि देखिए हेमंत सोरेन जी ने यह कर दिया, ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है और ये अधिनियम के भी विपरीत है, या तो इसको बदले या आप इनको बदलिए। अगर इस रास्ते से हम ले जाएं तो इस राज्य के लिए भी लंबे समय तक बेहतर रहेगा, शासन भी और विपक्ष। सर, आपने कहा कि पेशा के बहाने अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पेशा से ज्यादा हेमंत सोरेन का विरोध हो रहा है। तो हेमंत सोरेन का विरोध मतलब आदिवासी नेतृत्व का विरोध। आपके सहयोगी भाजपा ने जो फॉर्मूला शुरू किया था जब बाबूलाल जी की वापसी हुई थी, तो आदिवासी सेंट्रिक राजनीति होगी, आदिवासी समुदाय को नजदीक लाया जाएगा, लेकिन भाजपा को ऐसा कुछ फलाफल आया नहीं। वो 27 सीट तो चलिए गया, उधर वो बचा हुआ। तो क्या ये जो लड़ाई हो रही है, आदिवासी समाज के भी अन्य नेता जो विरोध कर रहे हैं, वो अपने आप को एस्टैब्लिश करने की राजनीति हो रही है कि मैं बड़ा आदिवासी नेता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समूहों को नजदीक लाने का प्रयास 1960 के दशक से कर रही है। जब जनसंघ था और हम लोगों के आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी सर्वमान्य नेता थे, उन्होंने प्रयास शुरू किया था, इसका नतीजा भी आया था और उसी कारण से कड़िया मुंडा जी है या ललित उरांव जी थे, कई आदिवासी नेता निकले थे और झारखंड की करीब 20 सीटों पर कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी उम्मीदवार जीते थे। तो एक समय था जो प्रयास हुआ था, उस प्रयास का फल सामने आया। आज जो प्रयास हो रहा है, ये प्रयास अगर पहले वाले प्रयास से अपने आप को जोड़ कर देखे तो इसके भी फलितार्थ होंगे। अगर आज के नेता कहेंगे कि नहीं हमारे बल पर हम आ गए या उनको ला दीजिए, तो इससे आदिवासी समूह नजदीक आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा ही ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि हम आदिवासी समूह के बीच से अपने कार्यकर्ता खड़ा करें। हमारे जो सनातन विचार हैं, उन विचारों का 90% जो आदिवासी जीवन है उससे सामंजस्य है। प्रकृति पूजा किए हैं, सनातन परंपरा में प्रकृति पूजक रही है। हम लोग जो कुछ सनातनी हैं जो बहुत आगे बढ़ गए हैं, एडवांस हो गए हैं, और इनका जो चरित्र है उस चरित्र को देखकर ही आदिवासी अगर कहेंगे कि ये सनातन से हम अलग हैं तो ये सही नहीं होगा। आज जो जल सामान्य है, दूर दराज से गाँव में रहता है, उसकी पद्धति और आदिवासी समूह की पद्धति में
बहुत बड़ा सामंजस्य है, समानता है। तो भारतीय जनता पार्टी, हम सभी जो इस विचार के हैं, इस सनातन विचारों के नज़दीक आदिवासी समूह को रहना चाहिए, समझदारी बननी चाहिए, उसको ऐसा ही प्रयास करना चाहिए कि इस रूप में हम आदिवासी समूह को अपने साथ रखें। केवल राजनीति के आधार पर हम चाहेंगे रखना तो ये मुनासिब नहीं होगा और कभी सफल भी नहीं हो पाएगा। चल थोड़ा आपका जख्म पूरे दे। उनको दीन है भाई। आपको दर्द तो होता होगा। भारतीय जनता पार्टी जिसकी बात कर रहे हैं, आपने कैलाश जी की बात की, बाकी लोगों की बात की, शुरुआती दौर से आप भी चाणक्य थे वहां। दर्द तो ये आदिवासी समूह दूर हुआ तो कहीं दर्द वर्द होता है? नहीं, आदिवासी समूह का नेता हो गया लेकिन समर्थक नहीं है सर। नेता तो आपके यहाँ ये बहुत निर्भर करेगा ना कि हमारे जो नेता हैं, ये आदिवासियों के नेता हैं, ये खुद कितना सामंजस्य आदिवासी पद्धतियों से रखते हैं। आदिवासियों के बीच से जो नेता होंगे उनको आदिवासी समूह के साथ वैसा ही संबंध रखना होगा। वो नहीं रखेंगे तो केवल नाम में आदिवासी हैं, गोत्र और कुल से आदिवासी हैं, तो इससे आदिवासी नेता हो नहीं सकते। शिबू सोरेन जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी था। उसके कई ऐसे पहलू हैं जिससे लोग असहमत रहते थे और मानते थे कि ये आदिवासी विचारों से भिन्न है, मगर उन्होंने आदिवासी समूह के साथ अपने आप को जोड़े रखा, उनकी वहाँ पहचान रही। हेमंत सोरेन जी उस विरासत को लेकर चल रहे हैं, एक धरोहर मिली है, इस धरोहर को सहेज रहे हैं वो। अब ऐसी धरोहर पर दूसरा कोई अपना अधिकार जमाना चाहता है तो उसको प्रयास उस रूप में करना होगा। ऐसा नहीं कि हम नेता हो गए, आगे बढ़ गए, मंत्री हो गए तो हम आचार विचार में उस उदाहरण से अलग हो जाए तो फिर हम आदिवासियों के नेता नहीं हो सकते हैं। दूसरा कि आदिवासी समूह में भी जिस विकास की बात हम लोग करते हैं तो उस विकास को कैसे हम ले जा सकते हैं, कैसे विकास की धारा को आदिवासी समूह अपनाए, ये प्रयास हो तो आदिवासी समूह के विचारों में भी बदलाव होगा। ऐसा नहीं है गुरु जी को भारत रत्न के ही लोग कह रहे हैं, आपसे कहा जाएगा तो आप क्या गुरु जी को भारत रत्न के योग्य थे ना? गुरु जी मिलना चाहिए। नहीं, गुरु जी की योग्यता में कोई संदेह नहीं है, मगर भारत रत्न देना नहीं देना जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है उसमें आज जो सरकार में बैठे हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। और भारत रत्न ऐसा नहीं है कि शिबू सोरेन का व्यक्तित्व उससे बड़ा हो जाएगा। शिबू सोरेन का व्यक्तित्व इतना बड़ा है। आपने बहुत बड़ी बात आपने बहुत बड़ी बात कही, भारत रत्न से बड़े हमारे जैसे लोग तो शिबू सोरेन के व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं के आलोचक भी रहे, और समग्रता में जो व्यक्तित्व उनका है एक बहुत व्यक्तित्व है। कोई भारत रत्न उस व्यक्तित्व को और महान बना देगा, ऐसा नहीं होगा। सर, उनके पुत्र हेमंत हमेशा आपके स्नेह के पात्र रहे। अब हेमंत की सरकार जैसे आपके निशान पे, आपसे डरता है लोग, सरी बाबू कहाँ गलती पकड़ लेंगे? आप कुछ गलती उनती पकड़े हैं मतलब हेमंत बाबू? नहीं, हमने इधर थोड़ा इस चीजों से अपने आप में दूर रखा है। मतलब आप गलती नहीं ढूंढते हैं, अब छोड़ दिया आपने। जो रास्ते में दिखाई पड़ जाएगा वही दिखाई पड़ जाता है। अभी कोई नहीं, हमको दिखा था सर, हमको दिखा था एक ठो सत्ता के पुराने थे, पहले भी पुरानी सरकारों में थे, वो जेल से छूट के फिर एक्टिव हो गए। वो पीपी भैया थे ना, कछुआ उछुआ रखते थे, उनके यहाँ 47 ये सब मिला था तो फिर एक्टिव हो गए हैं वो, तो फिर दिख रहे हैं। मतलब ये सब आज तक खबर पहुंचती है क्या? पीपी यानी प्रेम प्रकाश जी 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 उनकी कुछ गतिविधियां थी जी। प्रेम प्रकाश वैसे हमसे मिले हैं, 2 बार हमारी भेंट है उससे। नौजवान है, भेंट के संदर्भ भी चर्चा हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सर आपके पास नहीं है जी? हाँ, हमारे एक परिचित के साथ वो आए थे हमारे पास जब मैं मंत्री था, और जो लेकर उनको आए थे उनके व्यक्तित्व का बड़ा बखान किया। ऐसे हैं वैसे हैं, इस सरकार में वो चलती है, सत्ता के नजदीक हैं, जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। हमने कहा अच्छा बात है, परिचय हो गया। फिर दोबारा आए तो दोबारा मेरे पास आए तो फिर बखान किया, उदाहरण के साथ ये करा दिया, वो करा दिया, ऐसा करा दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ठीक है, वो हमसे मिलने का तात्पर्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि जैसी भूमिका ये झारखंड की सरकार में अदा कर रहे हैं
वैसी भूमिका ये बिहार की सरकार में अदा करना चाहते हैं। अच्छा। और नीतीश कुमार जी आप पे व्यक्तिगत मित्र हैं, इसलिए आपकी मदद से संभव हो सकता है। ये मिलना चाहते हैं। मतलब आपको भी कछुआ वछुआ देने का ऑफर हो? मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी से किसी समय, अभी चाहे अभी चलिए, जी। मैं आपको मिलवा दूंगा। मतलब इतनी बात हुई कि कछुआ वछुआ भी आया सर? मैंने कहा मैं मिलवा दूंगा, जी जी मगर जी। नीतीश कुमार जी वही करेंगे हाँ। जो उनको सही लगेगा। यहाँ आपके व्यक्तित्व का जो भी आडम्बर देखा जी। इस तरह से चाहिए कि हम नीतीश कुमार को भी अपने आगोश में ले लगे, तो ये संभव नहीं होगा। वो वही करेंगे जो सही होगा। इस शर्त के साथ मिलना हो, अब जब चाहिए तब मिल लीजिए, नहीं तो मेरा उसके बाद फिर जी 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 मेरा सवाल वही है कि वो मतलब जैसे आपके दुलारे सीएम हैं, आप हालांकि हैं एनडीए में, उनकी सरकार में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो डर नहीं लगता है कि कहीं फिर आपको वक्र दृष्टि घुमानी पड़ जाए? तो कहाँ पर सरकार की ओर अभी तक तो आप नाराज नहीं है, अभी तक तो बोल रहे हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं। नहीं, ठीक ठाक नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ठीक ठाक चल रहे हैं, मगर अब होता है शुरू से एक पसंद अपनी नापसंद होती है। कोई ये दो तरफा नहीं होता कि एक तरफा ही हुई है, ऐसा नहीं है। मगर कई ऐसी चीजें हो रही है जिन पर मैं ध्यान दिलाता हूँ, जो बोलता जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये सरकार जैसे फिर एक्टिव हो गए हैं तो इनसे बचना चाहिए सीएम को। ये सुझाव तो मैंने मुख्यमंत्री को बहुत पहले दिया। मैंने उनसे कहा था कि देखिए, हम लोग की जो सरकार थी, इस पर रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय कुछ लोग थे वो फिर आपकी सरकार में पूरी तरह से आ गए हैं, घुस से। और उस सरकार की में एक विशेषता थी कि राजबाला वर्मा थी, वो जो सबको नियंत्रित करती थी, नियंत्रित करके इनकी जो भूमिका थी एक तरह से नियंत्रित भूमिका थी, और आपके यहाँ आकर एक खुद मुख्तार हो गए। ये अंतर है। तो मैंने तो मुख्यमंत्री जी बहुत पहले कहा था, सावधान किया था इसके बारे में। नए साल में ऐसी कोई बार मुलाकात भेंट नहीं है हमारी अभी सर हो जाट? और एक ही बात को दोबारा तिबारा कहने का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा ये बताइए ना, आप मतलब जो शुरू से आप अक्खड़ जिद्दी रहे अभी तक हैं कि अब थोड़ा बदल गए? आप लोग बचपन से जिद्दी हैं क्या? जिद्दी तो मैं कभी नहीं था, तो दूसरों की ही बात मानता हूँ। नहीं तो हमेशा जिसके पीछे गांठ बांध लेते हैं, मतलब जो चाणक्य के टाइप से चुटिया खोल देते हैं। मैं इतना ही करता हूँ, इसके बारे में मेरी अवधारणा साफ है जी। सचार या निमित्ता के बारे में, कि जब आदमी काम करता है तो उससे गलतियां हो सकती, जो काम ही नहीं कर रहे उससे गलतियां क्या? आप काम कर रहे हैं, आपसे गलती हो सकती है, मगर अगर किसी ने इशारा कर दिया, बता दिया कि ये गलत हो रहा है, गलत कर रहे हैं, आप उसमें सुधार दीजिए, भ्रष्टाचार की भ्रूण हत्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। मगर सब जानते हुए कि आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उसी पर चलने की जिद आप कर रहे हैं, तो यही भ्रष्टाचार होता है और इसी में नियमितताएं पलटती हैं, और मैं उसी का विरोध करता हूँ। सर एक चीज को रिलेट कर रहे हैं, अगर हम गलत होंगे तो वो बताइएगा। हम बचपन से आपको ऑब्जर्व करते थे, आप पत्रकार हुआ करते थे उस समय भी, उस समय हम लोग उसमें से लालू यादव की सरकार बनी थी शुरू में, 90 का दौर जो था, तो हुआ शुरू में क्या रहे, देखिए गरीब का बच्चा बना, जरा भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और जब बीजेपी वाले लोग को भ्रष्टाचार पूछना था तो आपको पकड़ा था, आप पहले पत्रकार थे, आप कैग रिपोर्ट निकाल के बैठे हुए थे, तो ये याद है हमको, सही है ना सर? तो उस समय आप पहले से लेके बैठे थे, आप पत्रकार से फिर आप भी राजनीति में डाइवर्ट हो गए। मेरे मित्र थे, देहांत हो गया उनका हाल ही में, अरुण रंजन जी, नवार्ड टाइम्स के संपादक थे। तो उन्होंने मुझे एक दायित्व दिया कि नवार्ड टाइम्स के लिए आप बिहार की आर्थिक स्थिति के बारे में एक लेख लिखिए, जिसको हम संपादकीय पृष्ठ पर हालत छापेंगे। तो मैं कोई अर्थनीति का विशेषज्ञ नहीं था, और न मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा था। उनको मुझ पर भरोसा था, तो मैंने दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया, और उसके आधार पर मैं उनको हफ्ता में आर्टिकल लिख के दे देता था। तो उसमें मुझे पूरा बजट बिहार की सरकार का, उसके बाद लोक लेखा समितियों का प्रतिवेदन, सीएजी के प्रतिवेदन, उस समय ये जो बजट का कार्य होता था दिल्ली में, वो ये सब पढ़ने का मौका मिला। मैंने देखा, पढ़ा, तो उसको पढ़ के ही लगता था कि सरकार का एक विभाग है
जिसमें ऐसी अनियमितता हो रही है जिस अनियमितता की ओर सरकार या विधानसभा भी ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि बजट में अगर 5 रुपया अधिक खर्च हो गया तो विधानसभा में उसका समंजन होता है, फिर से अनुपूरक बजट के माध्यम से आप उसको ले जाते हैं। और पशुपालन विभाग में बजट है 45 करोड़, खर्च हो गया 60 करोड़। अगली बार फिर बजट आ रहा है 50 करोड़ का ही, 60 करोड़ खर्च हुआ तो हमको 60 करोड़ का बजट देना चाहिए था, खर्च हो गया 100 करोड़, मगर बजट फिर आ रहा है 65 करोड़ का ही। तो मैंने देखा कहीं इसका किसी अनुपूरक बजट के माध्यम से इसका समन्वय नहीं हुआ है। तो मुझे मेरी धारणा बनी कि अनियमितता हो रही है। मैंने अपने लेखों में भी लिखा और उस समय मेरी बात पर किसी को भरोसा नहीं होता था। जितने पढ़े लिखे लोग थे, मेरा कृपाल सिंह, जिनकी श्रीमती जी विमला सिन्हा राज्यपाल हुई थी, वो 77 में की सरकार में तो वित्त राज्य मंत्री थे और भाजपा के आगे जाकर फुलकारी कार्यकर्ता हो गए थे। उनसे लगातार बहस होती थी। वो कहते थे कि संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, इतनी संस्थाएं हैं, बोर्ड कैसे हो सकता है। मैंने कहा हो रहा है। अब 1993 में फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। भाजपा में मैंने आ गया तो मैंने पत्रकारिता को छोड़ दिया, कहा कि दोनों एक साथ नहीं चलेगा। तब मुझे माननीय कैलाशपति जी ने और अश्विनी कुमार जी अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा कि 1994 आ गया है और लालू जी के बारे में ही जो आपने कहा कि गरीब के बेटा है, गरीबों के लिए काम करते हैं, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप इनके ऊपर नहीं लगा। शुरुआती दौर वही था सर, वही था, वही 94 था। और हम लोग भी 1990 से 92 तक लालू जी से काफी नजदीक ही थे, हम थे, सरकार में थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे दिमाग में क्या नियमितताएं हैं, मैं आरोप पत्र बना दूंगा। फिर मैंने आरोप पत्र बनाया, 44 बिंदुओं का आरोप पत्र था। जब मैंने बना कर दिया तो पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ऐसा है कि आप कैसे साबित कर सकते हैं हो रहा है। मैंने कहा कि मैं साबित नहीं कर सकता, मगर ये सही है। तो उन्होंने कहा कि आप ही इसको प्रेस को रिलीज कर दीजिए। तो 1994 में 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर मैंने उसको रिलीज किया भाजपा की तरफ से महामंत्री का रूप में। और आज भी वो आरोप पत्र है, असली है, और उसमें ही पशुपालन घोटाला, खजाने से अवैध निकासी, आज के 44 में से 11 बिंदु उसके ही थे। बाकी बिंदु तो चूंकि सरकार तो हम देखते थे तो पता था ही कौन कौन से अनियमितताएं हो रही है। तो ये बातें थी। तो मुझसे कहा लोगों ने, उसके बाद से ही कोई भरोसा नहीं किया। 94 में मैंने कहा, 96 में जब सीएजी ने मेरी बात को सही साबित कर दिया और एक नवार्ड टाइम्स में काम करते थे जो हमारे एक मित्र थे नागार्जुन जी के, अच्छा हाँ, पुत्र थे जी। उन्होंने मुझे बताया कि देखिए आप लोग कहते थे, सारी बातें दी गई हैं। उसके बाद से यह नवा शुरू हुआ। कई चीजें हो जाती है, अनायास हो जाती है, बिना प्रयास के भी हो जाती है। नहीं, मैंने उस प्रसंग का उल्लेख इसलिए किया कि शुरुआती दौर में लास्ट टाइम जब हम लोग साथ बैठे थे, आपने कहा था कि हेमंत सोरेन को जिन मुद्दों पर ये लोग घेर रहे हैं, जब उस समय हो रहा था ना, ये जमीन घोटाला किए तो फलाना किए, ये किए, और भागा भागी टॉम एंड जेरी हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपने कहा था कायदे से चीजों का ये होना चाहिए, तो कमोबेश वही चीज है। पिछली बार तो इन लोगों ने जेल भेज के हेमंत जी को एक राजनीतिक वरदान दिया। अब तो फिर अब हेमंत सोरेन जी के खिलाफ गंभीर आरोप ये लगा सकते थे, मगर उनको नहीं लगा, इसलिए लगाए तो लगाते तो आरोप इनकी सरकार तक भी जाते। मतलब हेमंत की घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसलिए नहीं की कि वो पाप पुराने थे। अब जो साहिबगंज में जो पत्थर घोटाला हुआ, ईटी घोटाला हुआ, इसमें तो जो ईडी ने अपना चार्जशीट दाखिल किया है उसमें हेमंत सोरेन के 2 वर्षों का ही जिक्र है, 20 से 22 तक का जी। और पिछली सरकार के 2015 से 2019 तक का जिक्र है। हाँ, वो छोड़िए ना सर, दमन तक शकूका में वो लिख के गए किशोर कुणाल, उस जमाने में सर जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए तो उस समय में भी होता था, वही होता था पाकुड़ साहिबगंज में।
अगर कहानी अगर तलाशी जाए तो वैगन का वैगन लिट्टी चोरी होता था और 3-4 बातों में कर सकते थे और उसमें भी पीछे जाने का संदेह था। अब ये तो नादानी थी ईडी की कि आप सिविल मैटर को क्रिमिनल बनाकर केस कर रहे हैं, तो अब उस नादानी का फल भुगतना पड़ा, क्योंकि अफरा तफरी में लगता था लोगों के हेमंत जेल चले जाएंगे तो इनके समर्थक इनसे दूर हो जाए। उल्टा हो गया। जब भी दमन तेज होता है ना जी, तो जनता जिस पर दमन हो रहा है उसे पक्ष में आ जाती है। सारे आंदोलनों में ही होता रहा। आज सवाल रिपीट कर रहे सर, हम उस दिन पिछली बार भी पूछे थे, मैच्योरिटी लेवल ऑफ सीएम हेमंत सोरेन आज की तारीख में मैच्योरिटी काफी बड़ी है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई है। मैच्योरिटी बड़ी है। अब तो पत्रकार भी रीड नहीं कर पाता हमको, आगे क्या करोगे? बड़ी है, प्रशासनिक मैच्योरिटी भी बड़ी है। उनके निर्णय सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं ये अलग बात है, मगर परिपक्वता हेमंत सोरेन जी की बड़ी है। ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ है, पूरी तरह से पकड़ है। तो ये जो खबरें चलने लगती हैं, गए हैं सरेंडर करने, अमित शाह जी के दरबार में बैठे थे, मैडम गई थी, अब सरकार गिर रही है, भाजपा के साथ सरकार बन रही है, फलाने डिप्टी सीएम हो गई, सब कहाँ से आया था? तो ऐसी अफवाह थी जिसका कोई सिर पैर नहीं था। और मीडिया में कोई एक ग्रुप चला देता है तो अगला ग्रुप ही सोचता है भेड़ चाल हो जाती है। अच्छा, दूसरा है कि शिष्टाचार के नाते भी केंद्र सरकार के पास मुख्यमंत्री जाएंगे तो मिलेंगे, बुके देंगे और बात आत्मीयता से करें। नहीं तो खबरें तो आजकल होती है कि इतना झुक के प्रणाम किए, प्रणाम कितना झुक के किए, इस पर भी अब खबर बन रही। ये तो व्यक्तित्व में संस्कारगत जो गुण है उस पर निर्भर करता है कौन कितना जुटता है। सर, आप अभी उनको मैच्योरिटी लेवल में आगे बढ़ा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन, आपको लग रहा है कि नहीं नाउ ही इज द चीफ मिनिस्टर, बट उनके साथ के जो मिनिस्टर लोग हैं उनकी जो इमैच्योरिटी होती है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ फुरकान बाबू के पुत्र जो हमारे ऊपर मुकदमा भी किए थे, वो 3 लाख रुपया बांट रहे थे, आप 3 लाख रुपए की नौकरी दे रहे थे। इस तरह मैंने भी कहा था कि हम तो वह उनको कहते हैं कि 100 माफ है इनका। क्यों? अब देखिए, वो नुसरत जो है वो बिहार में ज्वाइन कर ली, 7 तारीख को ज्वाइन कर ली, अब तो इनका तो मतलब फजीयत करा दी है हेमंत बाबू का। अब हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देना ये और हल्की बातों को भी गंभीरता से फेस करने की कोशिश करना, ये अगर व्यक्तित्व से नहीं हटेगा तो ऐसे ही बातें होंगी। तो मैं इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ कि एक दौर आपने देखा है मधुपुरा, उस समय सारे मिनिस्टर सीएम थे, क्या हेमंत सोरेन के जमाने में भी सुपर सीएम बनना चाह रहे हैं क्या? ये तो ऐसा नहीं लगता है, मगर एक बात मुझे जरूर लगती है कि सरकार के सभी विभागों के जो प्रभारी मंत्री हैं उन पर थोड़ी नकेल कसनी चाहिए। नकेल कसना मतलब एक डूज एंड नॉन्स बनाना चाहिए कि भाई दिस आर एंड नो फर्दर। मतलब ये हेमंत सोरेन को आपकी सलाह होगी कि आप ऐसा करिए। अब जितना समर्थन इनको मिला है उस समर्थन का उपयोग अगर ये जनता के हित में सरकार काम करे इसके लिए नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे। लालू जी को इतना व्यापक समर्थन बिहार में बना था, शिवानंद तिवारी जैसे जो उनके बड़ी नजदीकी लोग थे उस समय वो कहते थे कि देखो लालू, हम लोग जयप्रकाश जी के शिष्य हैं, जयप्रकाश जी के विचारों के आधार पर, राम मनोहर लोहिया के विचारों के आधार पर विकास का काम हम लोग को आरंभ करना चाहिए, एक नई नजीर बनेगी। लालू जी से नहीं हो सका, उनके व्यक्तित्व में नहीं था, उनकी समझदारी वैसी नहीं थी, या उन्होंने जो समर्थन देखा उस एकांगी समर्थन को उन्होंने मान लिया कि बहुआयामी है हमारे लिए, तो उसमें रह गए उलझ के। वैसे ही आज हेमंत सोरेन जी को जो व्यापक समर्थन मिला है, इस समर्थन का उपयोग इस राज्य के बहुआयामी विकास के लिए करना चाहिए। तभी संभव होगा जब सरकार में भी एक रूपता रहेगी और सरकार के कोई भी मंत्री कोई बयान देते हैं तो उससे एक स्पष्टीकरण होना चाहिए उनसे, भाई कि आपने क्यों ऐसा कहा और क्या कहना चाहिए। तो उनके कार्य संस्कृति में भी सुधार होगा, इससे कार्य प्रणाली में सुधार होगा
और इसलिए ये करना चाहिए। अच्छा, गठबंधन की सरकारों में सर होता क्या, हम जानना चाह रहे थे। वो प्रभारी अपना मंत्री लोग को समझाएगा, ऐसा होता है क्या कि सीएम ही बॉस होता है? करना तो सीएम को ही पड़ेगा, जी। सीएम को ही कर। प्रभारी देखिए जो सरकार के बाहर है ना जी, वह मंत्रियों को या सरकार को नियंत्रित नहीं कर सकता आज के दिशा में। मंत्रिपरिषद के भीतर ही अगर उनका अपना नेता हो जाए जिससे बातचीत मुख्यमंत्री की हमेशा हो कि भाई आप इसमें सुधार कराइए, तो नहीं तो हमको फिर आगे आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो समन्वय जो होता है, समन्वय। और हेमंत सोरेन जी को तो मैंने देखे व्यक्तिगत बातचीत में मैंने बहुत पहले कहा था कि आपको जो विरासत मिली है उसमें इस राज्य में या तो आप मुख्यमंत्री रहिएगा या नेता प्रतिपक्ष रहिएगा। ये बात आप दोहरा रहे हो। ये दो पद तो आपके लिए या स्थिर पद है, तो किस चीज की चिंता है? नेता प्रतिपक्ष रहना मुख्यमंत्री से कम नहीं है, आपके हाथ में शासन नहीं है मगर प्रभाव और प्रतिष्ठा उतनी है आपकी। तो इस बात को अभी भी ध्यान में रखना चाहिए गठबंधन को संभालते समय भी, कि ऐसा नहीं है कि ये विकल्पहीन नहीं है। सर पप्पू जी को ऑब्जर्व किए होंगे, मतलब नवीन पटनायक जी को आप उनको भी ऑब्जर्व किए होंगे। उनके बाबूजी की विरासत जिस हालत में उन्होंने संभाली थी, कमोबेश उसी हालत में हेमंत जी भी आए थे। इनके तो पॉलिटिक्स में तो इनके बड़े भाई थे, ये तो मजबूरी में है, एक्सीडेंटल। लेकिन जिस तरह से पप्पू जी धीरे धीरे ग्रो किए और बीजद को खड़ा किया उन्होंने, तो क्या कमोबेश आपको नहीं लग रहा हेमंत सोरेन भी नवीन पटनायक की राह पे अग्रसर है? मतलब अग्रसर होना चाहिए इनको, मगर उस राह पर अग्रसर नहीं है। मैं ये कहूँगा कहाँ कमी हो रही है? सरकार के सक्षम संचालन में। हाँ, ये कोई नहीं कहता, मैं भी नहीं कहूँगा कि आप ब्यूरोक्रेसी को बहुत ताकत मत दीजिए। ब्यूरोक्रेसी में नवीन पटनायक ने भी एक कुछ ब्यूरोक्रेट के समूह को ही आगे रखा शुरुआती दौर में। मगर वो ब्यूरोक्रेट कैसे हैं उन पर तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। अच्छा, लास्ट में उनकी विदाई भी ब्यूरोक्रेसी के चलते ही हो गई। हाँ, हो गई। उन्होंने ही, उनका ही निर्णय सही नहीं था। जी जी। तो इसलिए जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब उन्होंने शुरू में विश्वास किया सबसे अधिक आपके जो आज शराब घोटाले में है, हाँ, जेल गए विनय जी पर। और ये विश्वास उनका इतना प्रबल था कि उस समय के मुख्य सचिव भी व्यक्तिगत बातचीत में डरते थे। हाँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डरते थे। नहीं, कहते थे कि भाई अब तो हम लोगों को विनय चौबे की ही बातों सुननी पड़ती है। तो अब मगर आज ये स्थिति हो गई कि अब तो लगता है कि झारखंड में एक ही आदमी भ्रष्ट है और एक ही भ्रष्टाचार हुआ केवल, वो विनय चौबे सबसे अधिक भ्रष्ट हैं और शराब घोटाला ही भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद सारी चीजें ठीक हैं। आज ये स्थिति हो गई है। तो अब निर्भर करता है कि जो मुख्यमंत्री है उसका इशारा किस तरफ है। अपने आप में ही अपने आप को मजबूत करे हेमंत सोरेन जी, तो आगे जीवन में बहुत यश मिल सकता है इनको। मगर अगर इस तरह से लापरवाह रहेंगे, लुंज पुंज रहेंगे और ब्यूरोक्रेट को अधिकार देकर और शिथिल हो जाएंगे, तब तो उसका मिसयूज होगा ही। चर्चा तो ये होती है कि ब्यूरोक्रेट सबसे ज्यादा सरयू राय से डरते हैं, बच के रहिए, सरयू राय एकदम कुछ पता चल जाएगा तो हिला देंगे। नहीं, अब छोड़ दिया है मैंने, छूट गया है। कहिए उम्र बढ़ती है ना तो थोड़ा अंतर पड़ता है ना। आप भी जब उम्र बढ़ेगी तो पता चलेगा कि जिस तरह से आज पॉडकास्ट कर रहे हैं आगे भी वैसा ही करेंगे, नहीं करेंगे। होता क्या ना, जब जी सर, आदमी कुछ भी काम करता है, हमारा हमेशा ही से रहा है कि मैं जिन मुद्दों को उठाता रहा हूँ वो सरकार के ध्यान में लाने के लिए करता रहा हूँ। अब सरकार के ध्यान में नहीं जाता है तब बातें आगे बढ़ती हैं, तब आदमी और हम जो कर रहे हैं उसको और अधिक संपुष्ट करने का प्रयास करता है। बात इतनी होती है। पॉलिटिकल बात, लास्ट बात हुई थी आपकी शाहजी से, शाहजी ने आपसे कहा था सरयू बाबू छोड़ दीजिए इस बार पूर्वी, तब आपने छोड़ा था। मुझे आपने बताया था कि उन्होंने भी कहा था कि अब छोड़ दे, जाने दीजिए। प्रधानमंत्री का भी यही विचार है कि आपने कहा बात करा दूं। उन्होंने कहा नहीं, जो आप कर रहे हैं तो मुझे आपकी बात पर भरोसा है। और फिर मुझे भी लगा कि कितना आदमी संघर्ष करेगा। तो दोबारा फिर बात हुई? नहीं, कोई मैंने प्रयास भी नहीं किया, उससे कोई संकेत नहीं आया।
अच्छा, आपके बारे में कहता है लोग कि आप दोस्ती भी निभाते हैं जम के, और वही उल्टा वाला भी जम के निभाते हैं, तो वो सब छोड़ दिए क्या भय याद? नहीं, दोस्ती तो मैं निभाता हूँ, और जी। दुश्मनी कोई दुश्मनी ठान लेता है तो आदमी पीछे हटे, ये स्वभाव में नहीं है। अच्छा, दोस्त के बारे में कोई उटपटांग बातें करता है तो आपको बुरा लगता है? बुरा तो लगता ही है। आपके परम मित्र बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू, नीतीश बाबू के तबीयत को लेकर लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा, आपको नहीं लगता है? देखिए, कहावत है ना कि कहीं धुआं होता है तो आग रहती ही रहती है। मतलब तबीयत उनकी गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ इस सीमा तक नहीं है जिस सीमा तक प्रस्तुत किया जाता है। जी पर आदमी की उम्र बढ़ती है जी। तो मन मस्तिष्क पर तो उसका प्रभाव होता है, और कोई आदमी बीमार हो गया हाँ तो दवा लेकर ठीक भी तो हो जाता है ना। जी। कोई बुखार में चला गया, किसी को बहुत बड़ा रोग हो गया, तो वो एक समय की स्थिति है, कुछ समय की स्थिति है। मंच पर उन्होंने कुछ किया, उनका ध्यान दिया, इसका उन्होंने विश्लेषण किया कि लगता है कि ऐसा ऐसा है। मगर अगर हो भी तो इसका इलाज भी तो है, उपाय भी तो होता है ना। तो आज भी नीतीश कुमार जी सचेत हैं और उसी सचेतता के साथ काम करते हैं। तो आपके भतीजे निशांत को राजनीति में लाने की बात हो रही, सरयू चाचा क्या कहेंगे? आ जाना चाहिए? व्यक्तिगत रूप से मेरा तो विचार है कि इसकी पहल निशांत को ही करनी चाहिए। कोई नीतीश कुमार थाली में रखकर तो नहीं लाएंगे उनको, या नीतीश कुमार जी के साथ जो ग्रुप काम कर रहा है जी, उस ग्रुप को चाहिए कायदे से निशांत को आगे बढ़ाए। लॉन्चिंग होनी चाहिए? लॉन्चिंग की बात नहीं हो, स्वाभाविक रूप से उनको, मतलब घूमे फिरे, मतलब हाँ स्वाभाविक रूप से, हाँ क्योंकि जनता दल यू जो व्यापक सिद्धांत पर बना है वो तो समाजवादी सिद्धांत है, राम मनोहर से कब तक का है। वो जो व्यवहारिक बिहार के समाज में है, जो जातीय समूह बन जाता है जी जिसको हम जमात कहते हैं, जी। एक जमात बन जाती है, जी तो जनता दल यू एक जमात का प्रतिनिधित्व करता है। और नीतीश कुमार के बाद भी वह जमात एक साथ रहे, इकट्ठा रहे, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। और नीतीश जी से मेरी इधर भेंट नहीं है। चुनाव में मैं प्रचार में गया था, उसके बाद मैं बिहार गया नहीं हूँ। भेंट हुई तो मैं भी ये सलाह दूंगा कि आपको परहेज नहीं करना चाहिए अगर कोई आता है तो। मतलब अब निशांत को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? मैंने कहा ना कि इसकी पहल निशांत की तरफ से ही होगी। अगर उनकी रुचि है, अभी रुचि है, तब तो आना चाहिए। तो ठेल ठाल के हकीम बनाने से तो कोई। ऐसे शादी ब्याह का सर, शादी ब्याह का अभी चल रहा था, लोग क्या क्या खबर चलाने लगा था लोग कि फलाना मंत्री अपना बेटी का ब्याह करा रही करे, सब चचा को सब खबर आता है। देखिए, कोई योग्य एलिजिबल बैचलर है जी तो बरतुहारी होवे करेगा, 10 लोग पे करेगा, होना चाहिए। मगर उम्र है, शादी विवाह करा देना चाहिए, कर लेना चाहिए। मतलब आपके भी मित्र से इस सब मुद्दे पे आप लोग पारिवारिक बातें नहीं करते हैं? करते हैं पारिवारिक, और उनको नहीं बोलते कि अब बड़ा पारिवारिक बातें करते हैं, व्यक्तिगत बातें करते हैं, गुण दोष की बातें करते हैं, बातें तो करते ही हैं। मगर अब ऐसी बातों करने के लिए जो माहौल होना चाहिए भेंट करते समय, वो रहेगा तभी तो करेंगे ना। हाँ, एक कॉकस घिरा रहता तो फिर हाँ, तो वहाँ उसमें तो नहीं संभव है। जी जी। मतलब किसी न किसी रूप में हो ही जाता है, 2 मिनट के लिए अलग हुआ है। आपका कहना है कि परम मित्र के पुत्र को भी राजनीति में पहल करनी चाहिए? हाँ, अगर उनको निशांत कुमार को लगता है मुझे राजनीति में जाना चाहिए, तब। अच्छा चलिए, एक और सवाल, निशांत कुमार नहीं आते तो जदयू का क्या होगा नीतीश बाबू के बाद? निशांत नहीं होता। बहुत कठिन सवाल है ये। कठिन सवाल है। इसका उत्तर देने में कई ऐसी बातें आएंगी जो अप्रिय होंगी, जिसको कहना मुनासिब नहीं होगा। मगर सिद्धांत आधारित जो समूह है, उस समूह पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कितना प्रभावी होकर इसको अलग अलग दिशा में खींचेंगी, इसका अभी से अनुमान लगाना, उस अनुमान की अभिव्यक्ति करना, ये मुझे लगता है कि व्यवहारिक नहीं होगा। चलिए, आपसे एक सर्टिफिकेट और ले लेते हैं। बहू रानी आई थी आशीर्वाद लेने, आप बहू रानी को सीट दे के आए थे,
तो बहुरानी काम ठीक ठाक कर रही है, साल हाँ, भर का रिपोर्ट कर, ये बहुत बड़ी खबर होगी। नहीं ये मैं पूर्णिमा की बात कर रहा हाँ हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ ना कि उनमें व्यवहारिकता भी है, चतुराई भी है, विषय को ढंग से रखती भी है, विधानसभा में भी बाहर में भी, वो सब सारी चीज़ें ठीक हैं। और आदमी शुरू में आता है, नया आता है, तो कुछ न कुछ परिवेश से प्रभावित होने के कारण भी व्यवहारिक कठिनाइयाँ होती हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने साल भर में अपने व्यक्तित्व का अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब जिस पूर्वी को आप अपने ढंग से जो संपोषित करके आए थे, उसको ठीक ठाक देख रही है। नहीं, मैंने तो 5 साल किया। हाँ, 5 साल, उससे ज्यादा तो उनके ससुर जी ने तो 25 साल किया। जी, इसलिए जी, मैं 5 साल के बारे कहूँ कि नहीं, उसको देखे हो जी। और ठीक नहीं, दोनों से अलग होकर उनको एक अपना इंडिपेंडेंट रास्ता तय करना चाहिए और क्षेत्र के विकास के लिए कैसे काम होगा ये देखना चाहिए। अब पुराने वाले हेल्थ मिनिस्टर का हेल्थ ठीक है? अब पता नहीं, उनको तो उन्होंने मान लिया कि मैं उनका विरोधी हूँ। अच्छा, पक्के तौर पे। अच्छा, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को व्यक्तिगत लेके हाँ, लेके चले हैं, ठीक है, हाँ, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ। अब आज शायद निर्णय हुआ है कि झारखंड की नगर पालिकाओं में किसका मेयर रिजर्व होगा, किस कैटेगरी का होगा, शायद आज हुआ है जी। वो प्रयास कर रहे थे कि मानगो क्षेत्र महिला रिजर्व हो जाए, हाँ, और शायद हो भी गया मुझे लगता मैडम के लिए। है। हाँ, मैडम के लिए वो आगे कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उसमें। तो आप अपना लगे हैं कि हम नगर निकाय में भी आपकी राजनीतिक चतुराई दिखेगी? नहीं, मैं नगर निकाय के चुनाव को कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाऊंगा जी। और मैंने कहा भी है लोगों से जी। कि देखिए, मैं इस चुनाव में जो उम्मीदवार संभावित थे सबके बीच में कहा मैंने कि मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग किसको वोट दें, लोग जिसको सही समझेंगे उसको वोट देंगे, मगर मैं जरूर कह सकता हूँ कि कैसे लोगों को वोट नहीं दें इस क्षेत्र के लिए। दर्शकों, जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हूं, इनकी किताबों में इतने पन्ने हैं ना कि मैं पलटता रह जाऊंगा, अंतहीन बातें होंगी। लेकिन आज नए साल में मैं चाह रहा था कि कुछ बातें जो मेरे जेहन में कौंध रही थी, जैसे पेशा का मुद्दा, सीएम का परफॉर्मेंस, और उधर रघुवर जी के परिवार से बहुरानी के परफॉर्मेंस के बारे में सरयू राय से डायरेक्ट पूछूं, बहुत सारी बातें इन्होंने स्पष्ट करी। हाँ, चिताया भी, हेमंत जी को चिताया। महागठबंधन की सरकार चला रहे, चलाइए, आपके पास प्रचंड बहुमत है, लेकिन याद रखिएगा प्रचंड बहुमत लालू यादव के पास भी था, लेकिन वहां चूके थे, वो चूक मत करिएगा। अगर कंट्रोल नहीं रखे तो फिर यही बहुमत आपके गले की फांस भी ना बन सके। चिंता मुख्यमंत्री को करनी होगी। सरयू बाबू ने तो हमेशा उनके प्रति स्नेह रखा, अभी स्नेहासिक्त जो वचन आ रहे हैं ये आगे फिर कड़वाहट में ना बदलें, यही कामना है। सर, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। थैंक यू।